जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 5G क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूपी लेखपाल भर्ती के अपने 1000 प्रश्नों की सीरीज में दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम हिंदी के समास के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न और इस 1000 प्रश्नों की सीरीज का 6वां प्रश्न है कि गुरुदेव शब्द में समास है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बताना है कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी शब्द का समास जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि हम उसका विग्रह कर दें। विग्रह का मतलब कि वो जिन दो पदों या दो से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ है, हम उसमें उसे तोड़ दें। तो अगर हम गुरुदेव का विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा देव है जो गुरु। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समास का विग्रह करने पर हमें है जो या के समान, अगर ये दोनों शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे शशिमुख, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो शशि के समान मुख, शशि अर्थात चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर हमें के समान मिल रहा है। और अगर दूसरा उदाहरण देखें, नीलकमल, जिसका अर्थ होता है नीला है जो कमल, यहाँ पर हमें है जो मिल रहा है। यानी कि जिस भी समास का विग्रह करने पर हमें है जो और के समान मिलता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसी तरीके से अगर हम गुरुदेव का विग्रह कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे है जो मिल रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बारहसिंघा। बारहसिंघा में कौन सा समास है। दोस्तों, बारहसिंघा एक ऐसे जानवर की ओर बात इशारा कर रहा है जिसकी 12 सींगें होती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई समास जिसके दोनों पद अपने से भिन्न कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुरानन, जिसका मतलब होता है चार हैं जिसके आनन, अर्थात गणेश जी। और उसी तरीके से नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि समास जिन भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जब हम विग्रह करते हैं तो उसका जो अर्थ आता है वो पहले और दूसरे इन दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा ही अर्थ देता है। वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो बारहसिंघा में भी दोस्तों ये एक ऐसे जानवर की ओर इशारा कर रहा है जिसकी 12 सींगें होती हैं, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो दोस्तों, हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक उदाहरण कर्मधारय समास का है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है। दोस्तों, कर्मधारय समास की पहचान ये होती है कि विग्रह करने पर है जो अथवा के समान, इन दोनों शब्दों को हम इसके उदाहरण में पाएंगे विग्रह करने पर। जैसे लौह पुरुष, जिसका अर्थ होता है लोहे के समान पुरुष। तो दोस्तों, यहाँ पर के समान शब्द मिल रहा है, या फिर हमें के समान नहीं मिलेगा तो हमें है जो शब्द मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन गगनचुंबी का अगर विग्रह करें तो हमें मिलेगा गगन को चूमने वाला। यहाँ पर हमें है जो और के समान दोनों ही नहीं मिला, तो हमारा ऑप्शन ए गलत है। अगर हम दूसरे की बात करें, पाठशाला, इसका विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा पाठ के लिए शाला। यहाँ पर भी हमें है जो और के समान नहीं मिला, अतः ये भी गलत है। तीसरा श्वेत पत्र, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा श्वेत है जो पत्र। दोस्तों, यहाँ पर हमें है जो मिल रहा है, अतः हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है परमानंद में समास है। हमें ये बताना है कि परमानंद में कौन सा समास है। दोस्तों, हम इसका भी विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर हमें मिलेगा परम है जो आनंद। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि जिसका विग्रह करने पर हमें है जो अथवा के समान मिलता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और यहाँ पर भी हमें है जो मिल रहा है, अतः यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन बी यानी कर्मधारय समास है।
अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। दोस्तों हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक समास नहीं है। तो चलिए पहले समास के बारे में जान लेते हैं कि समास होते कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है और इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसका जो पहला पद होता है वो अनु, प्रति, भर, आ, यथा, हर, उप, नी इन जैसे शब्दों से मिलकर बना होता है पहला पद। दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास होता है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें विभक्तियाँ मिलती हैं जैसे कि को, के लिए, से, का, के, की इत्यादि। तीसरा समास है हमारा कर्मधारय समास। इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है और इसकी पहचान ही जैसे हम लोगों ने पहले प्रश्नों में पढ़ा कि विग्रह करने पर हमें है जो अथवा के समान जैसे शब्द मिलते हैं। अगला समास है हमारा द्विगु समास। इसका प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है जैसे नवरात्र, जैसे शताब्दी, और इसका अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होती है। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यह जिन दो पदों से मिलकर बना होता है वो दोनों ही प्रधान होते हैं और अगर हम इनका विग्रह करते हैं तो हमें और, या, एवं इन जैसे शब्द, ये तीनों शब्द जो हैं इन तीनों में से कोई एक मिलता है। जैसे अगर हम राम और लक्ष्मण है, यहाँ पे राम लक्ष्मण ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें राम और लक्ष्मण मिलेगा। और अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद अपने से भिन्न कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। तो दोस्तों हम एक एक करके चारों उदाहरण देखते हैं। पहला अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा कर्मकारक समास। दोस्तों कर्मकारक कोई समास नहीं होता बल्कि कर्मधारय समास होता है, अतः हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों अभी हमने जब समास के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण होगा। भला बुरा, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो भला या बुरा। तो दोस्तों जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, वह समास कौन सा है। दोस्तों इसका जो प्रथम पद है वह संख्यावाची और दूसरा पद जो होता है वह संज्ञा। फिर ऐसा कौन सा समास होता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। इसी तरीके से चौराहे का अर्थ होता है 4 राहों का समूह। दोस्तों प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होगा, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है महाजन शब्द में समास है, हमें यह बताना है कि महाजन में कौन सा समास है। तो दोस्तों हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा महान है जो जन। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि कर्मधारय समास की पहचान होती है कि विग्रह करने पर है जो या के समान हमें शब्द मिलते हैं। जैसे लौह पुरुष जिसका मतलब होता है लोहे के समान पुरुष, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता अर्थात वह जिन दो पदों से मिलकर बना होता है दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि ये विग्रह करने पर दोनों पद अपने से भिन्न कोई नया अर्थ अर्थात कोई तीसरा अर्थ ही ये देते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा प्लस उदर, मगर जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। न तो ये लंबा के अर्थ में प्रयोग हो रहा है न तो उदर के अर्थ में, बल्कि नए अर्थ गणेश जी के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो अतः यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है जलमग्न शब्द में समास है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा जल में मग्न। दोस्तों जिस समास का विग्रह करने पर हमें विभक्तियां प्राप्त होती हैं, विभक्तियां क्या होती हैं, जैसे को, से, के लिए, काके की, में, पर इत्यादि, ये सब विभक्तियां होती हैं। जैसे दोस्तों पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अगर हम विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा पुरुषों में उत्तम। यहाँ पे ये देखिए जो में है ये विभक्ति है। तो इसी तरीके से अगर हम जलमग्न का विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा जल में मग्न, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर में विभक्ति हमें मिल रही है। अगला प्रश्न है हमारा वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों अगर हम वज्रपाणी का विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा वज्र है जिसके पाणी में, अर्थात इंद्र। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जब दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, पहला और दूसरा दोनों किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर वज्र और पाणी दोनों मिलकर किसी तीसरे यानी इंद्र की ओर इशारा कर रहे हैं, अतः यहाँ हमारा ऑप्शन बी बहुब्रीहि सही है। अगला सब क्वेश्चन है हमारा पंचवटी शब्द में समास होगा। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, मतलब प्रथम पद जो होगा वो हमेशा संख्यावाची, जैसे 4, 5, 6, 9 इस तरीके से होंगे, तो वहाँ और अंतिम पद जो होगा उसका संज्ञा होगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, चौराहा, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। जैसे नवरात्र, 9 रातों का समूह। इसी तरीके से पंचवटी, पंचवटी में पहला पद जो है पंच, जो 5 को रिप्रेजेंट करता है, अतः यहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है हमारा सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ तरफ नहीं होगा, यहाँ तरह होगा, घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में घास फूस शब्द में समास होगा। दोस्तों घास और फूस अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा घास और फूस। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, और इनका अगर हम विग्रह करेंगे तो हमें और, या, एवं ये तीनों में से कोई एक शब्द देखने को मिलेगा। जैसे राम लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण, यहाँ हमें और देखने को मिल रहा है। भला और बुरा, यहाँ पर हमें भला या बुरा, यहाँ पे हमें या शब्द देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से घास फूस में अगर हम देखेंगे तो घास और फूस, हमें यहाँ और शब्द देखने को मिल रहा है, अतः यहाँ पर द्वंद्व समास है। दोस्तों अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात वह जिन भी पदों से मिलकर बना होता है वो दोनों पद प्रधान नहीं होते, और जिसका विग्रह करने पर दोनों पद अपने से भिन्न कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात ये दोनों जिन भी शब्दों से बना होता है उन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा ही अर्थ सामने आता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, अर्थात पीला है जिसका अंबर, यानी कृष्ण जी, कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनते थे अतः उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता था। इसी तरीके से हम एक एक उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है शूलपाणी, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो हमें मिले शूल है जिसके पाणी में, अर्थात शिव जी। दोस्तों यहाँ पर शूल और पाणी मिलकर किसी तीसरे यानी अर्थात शिव जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, अतः यहाँ पे बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। दोस्तों हम जानते हैं कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद संज्ञा हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्र, मतलब यहाँ पे 9 पहला शब्द जो है 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, चौराहे में पहला शब्द 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से
हम इसमें से देखेंगे कि इसमें से किस उदाहरण का, किस ऑप्शन का पहला पद संख्यावाची है। दोस्तों, भुज कोई किसी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दूसरा माखन भी किसी संख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और भला बुरा ये भी नहीं कर रहा है, मगर चतुर्भुज में पहला शब्द चतुर जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोग पीड़ित में कौन सा समास है? दोस्तों, रोग पीड़ित का अगर हम विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा रोग से पीड़ित। दोस्तों, यहाँ पर हमें से विभक्ति मिल रही है। अभी हमने पढ़ा था कि जिस समास का विग्रह करने पर हमें विभक्तियाँ मिलती हैं, जैसे का, से, के लिए, का, के की इत्यादि, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे से विभक्ति मिल रही है इस क्वेश्चन में, अतः यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पीताम्बर में समास है। दोस्तों, पीताम्बर का विग्रह करने पर हमें मिलता है पीला है जिसका अंबर। दोस्तों, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, अर्थात कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनते थे, अतः उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता था। जैसे दोनों में कोई भी अपने अर्थ को न देकर कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों, पीताम्बर भी यही कर रहा है, ये अपने दोनों पीले और अंबर, इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरे अर्थ यानी कृष्ण जी की तरफ इशारा कर रहा है, अतः यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों, देशभक्ति का अगर हम विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा देश के लिए भक्ति। दोस्तों, यहाँ पर हमें के लिए विभक्ति मिल रही है। जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर हमें विभक्तियाँ प्राप्त होती हैं विग्रह करने पर, जिनमें से एक विभक्ति के लिए भी है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तो देशभक्ति में हमारा तत्पुरुष समास है, अतः ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, भरपेट में किस समास का उदाहरण है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था, जब हम समास के बारे में पढ़ रहे थे, कि अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद हमेशा अनु, प्रति, भर या यथा, हर इत्यादि शब्द होते हैं, इस समास की यही पहचान होती है कि इसका जो पहला पद होता है वो इन शब्दों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, भर पेट में भी पहला शब्द जो है वो भर, ये भी अव्ययी भाव समास का एक पहचान है, अतः यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव के अलावा कोई भी ऐसा समास नहीं होता जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम क्या सुधार कर सकते हैं ये सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम ऐसे ही अपने 1000 प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।